मित्रों नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ेंगे जो है एरिक एरिक्सन साहब का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं कि जो ये एरिक्सन महोदय हैं इनका संबंध किससे है, क्या इनका रोल है। तो एरिक्सन महोदय जो हैं वो फ्राइड के, सिगमंड फ्राइड जो थे जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता जिनको कहा जाता है, उनके ये शिष्य थे। बस है क्या, इसीलिए इनको फ्राइडवादी भी कहा जाता है, लेकिन फ्राइडवाद में नव फ्राइडवादी कहा जाता है, यानी फ्राइडवाद का या मनोविश्लेषणवाद की जो नवीन विचारधारा थी इसके ये समर्थक थे। कहा यह भी जाता है कि इन्होंने फ्राइड की जो बेटी है उसके साथ मिलकर के कार्य किया है। ये नवीन विचारधारा के थे, फ्राइडवाद के नवीन विचारधारा के समर्थक थे। फ्राइड का जो विचारधारा थी, फ्राइड ने देखो व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है और मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया है। फ्राइड की मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत आया है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, तो फ्राइड एक बहुत महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद की नींव डाली थी और मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये उनके शिष्य हैं। अच्छा, ये फ्राइडवाद से तो संतुष्ट थे। फ्राइड ने जो मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, उससे भी संतुष्ट थे। व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो, उससे भी सहमति थे। लेकिन जो फ्राइड की मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो आया था, जो फ्राइड ने अपने पूरे मनोविश्लेषणवाद में कहा है कि फ्राइड जो थे वो लिबिडो यानी काम इच्छा को ज़्यादा महत्व देते थे। तो ये जो थे आपके एरिक्सन महोदय जो थे, इन्होंने कहा कि मनुष्य के विकास क्रम में जो यौन इच्छा है उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि उसके जो उसकी मानसिक शक्तियाँ हैं और जो वो समाज के साथ में समायोजन करता है। तो मनुष्य का पर्सनल स्वयं और समाज के साथ समायोजन जो व्यक्ति करता है उसका परिणाम होता है उसका विकास। यानी मनुष्य का जो विकास है वो स्वयं की मानसिक शक्तियों और समाज के जो समावेशन है उस पर निर्भर करता है, सामाजिक गुणों पर निर्भर करता है। इसीलिए एरिक्सन महोदय ने अपने सिद्धांत में कर्मकांड शब्द का प्रयोग किया है। परीक्षा में आ जाएगा कि एरिक्सन ने कर्मकांड शब्द का जो प्रयोग किया या कर्मकांड शब्द का प्रयोग किसने अपनी थ्योरी में किया है, तो वो किया है एरिक्सन महोदय ने। एरिक्सन ने कर्मकांड का जो सेंस बताया है वो ये बताया कि समाज के वरिष्ठ लोगों, जैसे हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक या बुद्धिजीवी लोग, हाई नैतिकता वाले लोग, इनका जो हम अनुकरण करते हैं, इनके जो गुणों का हम अनुकरण करते हैं, उसी को कर्मकांड कहा जाता है। यानी बच्चे के कर्मकांड का जो निर्धारण होता है वो बड़ों के अनुकरण के द्वारा होता है, या बड़ों से जो बच्चा अनुकरण करता है गुणों का, उसके आधार पर उसका कर्मकांड निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कर्मकांड किससे संबंधित है। तो बड़ों यानी हमारे यहाँ के जो वयस्क हैं, वयस्क से जो गुण सीखता है बच्चा, उसी को क्या कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो एरिक्सन महोदय के विषय में हमने अभी तक जो भी चर्चा की उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहा। तो सबसे पहले ये फ्राइड के शिष्य थे। ये फ्राइड नव फ्राइडवादी थे, यानी फ्राइड के नवीन विचारधारा के समर्थक थे। ये इन्होंने यौन इच्छा को महत्वपूर्ण ना बताकर बालक के विकास में समाज को महत्वपूर्ण बताया है। किसको बताया है? समाज को महत्वपूर्ण बताया है, और बालक की स्वयं की मानसिक शक्तियों को, कि बालक स्वयं और समाज में रहकर अपना विकास करता है। इसीलिए इनका जो ये सिद्धांत है, तो ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें क्या है, आपका मनोविज्ञान भी है और सोशल है, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके सिद्धांत को बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनका जो ये सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को मनो अहम का सिद्धांत भी कहते हैं। अहम का सिद्धांत क्यों कहते हैं, मनो अहम का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्राइड ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, इदम, अहम और परा अहम, तो इनका जो आपके एरिक्सन महोदय का जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये अहम पर आधारित है। यानी फ्राइड द्वारा बताए गए व्यक्तित्व में जो अहम है, ईगो है, उस पर आधारित है ये सिद्धांत। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एरिक एरिक्सन कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है,
जर्मनी के ये मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो बर्थ हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और डेथ कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये अपना जो सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये दिया है 1963 में। कब दिया है? तो 1963 में दिया है। सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं और मनोअहम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जो फ्राइड महोदय हैं, फ्राइड ने व्यक्तित्व को तीन प्रकार कहा कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो 3 प्रकार से निर्धारित होता है। एक इदम, एक अहम और एक पराहम। तीनों का मिला जुला जो रूप होता है वो क्या होता है? मनुष्य का व्यक्तित्व होता है। इड किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर। ईगो किस पर आधारित होता है? अहम किस पर आधारित होता है? वास्तविकता पर। और सुपर ईगो, पराअहम किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर, उच्च क्वालिटी की नैतिकता। अब मनुष्य क्या होता है, जैसे बहुत कम लोग आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें केवल इड वाला व्यक्तित्व होता है, यानी जिनका व्यक्तित्व केवल मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हो। ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं। ऐसे विकृत लोग होते हैं, जैसे किसी का मतलब निर्ममता से उसकी हत्या कर देना या छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर देना। ऐसे मानसिकता वाले लोग जो होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? इड पर आधारित होता है, इधम पर आधारित होता है, यानी वो सिर्फ अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं। और तीसरा वाला कौन है? सुपर ईगो है, पराअहम है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग भी 3% ही मिलते हैं। 100% में 3% ही होते हैं जिनके अंदर उच्च क्वालिटी की नैतिकता पाई जाती है, जैसे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। ऐसे व्यक्तित्व के लोग भी बहुत कम मिलते। कौन है? अधिकता किनकी है? तो अहम वालों की है, यानी जो वास्तविकता, आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो किस पर आधारित है? वास्तविकता पर आधारित है, अहम पर आधारित है। अहम क्या करता है कि इड और ईगो में संतुलन करता है। क्या करता है? इड और ईगो में संतुलन करता है, यानी तीनों का मिला जुला जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व होता है। तो जो अहम है, ईगो है, उस पर केंद्रित है इनका ये सिद्धांत। इसीलिए इनके सिद्धांत को मनोअहम सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। एक नाम इनका ये भी है, जीवन अवधि सिद्धांत। जीवन अवधि सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे फ्राइड का जो हम लोगों ने अभी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पढ़ा था, फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने 5 स्टेज बताई थी। कहाँ? अब वो 5 स्टेज जो थी वो किशोरावस्था तक की थी, शैशवावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक की थी। और आपका जो एरिक्सन महोदय का ये जो सिद्धांत है, ये शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का संपूर्ण वर्णन करता है, संपूर्ण सिद्धांत है इनका। ठीक है। इन्होंने हर स्टेज को अहम मतलब वरीयता दी है। ठीक है, महत्वपूर्ण बताया है। तो सबसे पहले कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। और ये मानव के संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है। ये सिद्धांत मानव के संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, यानी उसका जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की 8 स्टेज में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अच्छा, इस सिद्धांत, इनकी एक फेमस पुस्तक है, वो भी और देख लीजिए। इनके सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है। अच्छा, 8 अवस्थाएं हैं और हर अवस्था में कंडीशन लगी हुई है। बच्चा जो है एक क्राइसिस से गुजरता है हर अवस्था में, उसके सामने एक द्वंद्व होता है, और जब उस द्वंद्व से वो बाहर निकलता है तो हर स्टेज में, हर अवस्था में उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण डेवलप होता है। उस मनोसामाजिक गुण के आधार पर वो अगली स्टेज में प्रवेश करता है। यही इसमें बताया गया है। पहली अवस्था है, पहली अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। और एज क्या है? उम्र क्या रखी गई है? तो उम्र रखी गई है 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं 0 से 1.5 वर्ष भी मिलेगा, रहेगा 2 के अंदर ही, आप देख लेना। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 1.5 और 2, अगर मिलेंगे तो कोर्ट में जाएगा, है ना। तो उम्र क्या रहेगी? 0 से 2 वर्ष रहेगी। और जब बच्चा इस संकट का सामना कर लेगा तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होगी, जो जिसका नाम है क्या? होप, आशा। अगली स्टेज है स्वायत्तता बनाम लज्जा।
या स्वतंत्रता बनाम शक, शक या लज्जा, दो में से कोई भी वर्ड मिल सकता है। स्वायत्तता बनाम लज्जा, एज क्या रखी गई है, 2 से 3 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और जब बच्चा इस स्टेज से निकलेगा तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण डेवलप होगा जिसका नाम होगा इच्छा शक्ति। क्या होगा? इच्छा शक्ति, विल पावर, ठीक है। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध की अवस्था। क्या है? पहल बनाम अपराध की अवस्था। पहल मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना। यहाँ पे इस अवस्था में क्या होता है? अन्वेषण बच्चों के अंदर बहुत होता है, यानी बच्चा एक नया वैज्ञानिक होता है। तो इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? अन्वेषण प्रवृत्ति आ जाती है। तो पहल बनाम अपराध की अवस्था कहा गया है। तीसरी अवस्था को क्राइटेरिया क्या रखा गया है? उम्र क्या रखी गई? तो 3 से 5 वर्ष या 6 वर्ष भी हो सकती है, 5 या 6 वर्ष, ठीक है। और इसके ये जब बच्चा इस पहल बनाम अपराध के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेगा, इस द्वंद्व से बाहर निकल जाएगा, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा जिसको क्या कहेंगे? उद्देश्य कहते हैं, एम। यहाँ बच्चा क्या करता है कि अपने उद्देश्य निर्धारित करने लगता है, ठीक है। अगली अवस्था, चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। कौन सी है? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। और जब बच्चा परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था से बाहर निकलता है, यानी यहाँ पर इस द्वंद्व को शांत कर लेता है और सामंजस्य कर लेता है, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सामर्थ्य या योग्यता, ठीक है। एज क्या रखी है? 6 से 12 वर्ष रखी है ना। और ये अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। अगली है 5वीं अवस्था, पहचान बनाम भूमिका की अवस्था। एज क्या रखी है? 12 से 18 वर्ष। और गुण कौन सा डेवलप होगा? कर्तव्य परायणता का। कौन सा गुण डेवलप होगा? कर्तव्य परायणता का। और ये एज कौन सी है? किशोरावस्था, ठीक है। अगला है 6ठी अवस्था, घनिष्ठता, घा है यहाँ पर, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। एज क्या रखी गई है? 18 से 35 साल रखी गई है। और कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है? तो प्रेम होता है। कौन सा होता है? प्रेम होता है। अवस्था कौन सी है? युवा अवस्था है। उसके बाद 7वीं स्टेज है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था, या सृजनात्मकता को हम लोग रचनात्मकता भी कहते हैं, उत्पादकता भी कहते हैं, बनाम निष्क्रियता की अवस्था। एज क्या रखी गई है? 35 से 60 वर्ष रखी गई है। और कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है? तो देखभाल मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है। अवस्था कौन सी है? प्रौढ़ावस्था है। 8वीं अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा या हताशा की आवश्यकता, संपूर्णता बनाम निराशा या हताशा की अवस्था है ये। और एज क्या है? 60 के बाद की अवस्था है ना। और 60 के बाद मृत्यु पर्यंत तक ये अवस्था चलती है। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है वो है परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता है। अवस्था कौन सी है? वृद्धावस्था है। तो ये 8 अवस्थाएं हैं। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था पहली, स्वायत्तता बनाम शक या लज्जा की अवस्था दूसरी, स्वतंत्र और पहल बनाम अपराध की अवस्था तीसरी, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था चौथी, पहचान बनाम भूमिका की अवस्था 5वीं, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था 6ठी, सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था 7वीं, और संपूर्णता बनाम निराशा या हताशा की अवस्था 8वीं अवस्था है। ठीक है। प्रथम 2 जो अवस्थाएं हैं वो शैशवावस्था की हैं, और तीसरी जो अवस्था है पहल बनाम अपराध की अवस्था, ये कौन है? उत्तर शैशवावस्था है और पूर्व बाल्यावस्था है। कौन है? उत्तर शैशवावस्था है और पूर्व बाल्यावस्था है। उसके बाद ये परिश्रम बनाम हीनता की 6 से 12, ये तो बाल्यावस्था ही है। पहचान बनाम भूमिका की 12 से 18 किशोरावस्था है। घनिष्ठता बनाम अलगाव 18 से 35, आप जान जाएंगे कि किशोरावस्था के बाद की कौन सी अवस्था है। जहां आप 18 से 35 या 30 साल का समय देखेंगे तो वहां पे कौन सी अवस्था आ जाएगी? युवावस्था आ जाएगी। और जो 7वीं स्टेज है जिसका कार्यकाल है 35 से 60, कहीं कहीं 30 से 60 भी मिलेगा आपको, या 30 से 65 भी मिल सकता है, 35 से 65 भी मिल सकता है। तो कन्फ्यूज नहीं होगा, कोई एक ही विकल्प मिलेगा। ये अवस्था कौन है? देखभाल की अवस्था है। यहाँ कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा? देखभाल होगा। अवस्था कौन होगी? प्रौढ़ावस्था। एज के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे, क्योंकि विकास की तीनों अवस्थाओं के बारे में आप जानते हो। शैशवावस्था भी जानते हो, बाल्यावस्था भी जानते हो, और किशोरावस्था भी जानते हो, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इतना तो हमने अपने समाज में सीखा ही है ना। अब देखिए इनका ये सिद्धांत जो है वो कार्य कैसे करेगा। तो पहली जो अवस्था है
वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। इसमें क्या है कि बच्चा जो होता है जन्म जो इसका उम्र रखी गई वो कितनी रखी गई है, जन्म से 2 वर्ष। यहाँ जन्म लिख देना ज़्यादा बेहतर है, जन्म से 2 वर्ष। अच्छा, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है अपने माता पिता से, अपने परिवार के जनों से, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सब कुछ नया करता है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना, है ना, देखना सुनना, हर चीज़ नया। हर जगह उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कहीं मैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी अविश्वास होता है। अविश्वास होता है कि जब वो चलने का प्रयास करता है तो उसे ये लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, अगर मुझे कोई देख रहा है तो वो मुझे बचा लेगा, है ना। तो विश्वास बनाम अविश्वास, अगर बच्चे को प्यार दुलार मिलता है, यहाँ ये भी देखा गया है कि जो माँ अपने बच्चों को फीडिंग नहीं कराती हैं, यानी दूध नहीं पिलाती हैं या अच्छे से प्यार से नहीं रखती हैं, जॉब वॉब कर रही, बाहर रहती हैं, मेड बच्चों को रखते हैं, तो ऐसे बच्चों में अविश्वास जनरेट होता है। और जहाँ माँ केयर करती है, प्यार दुलार देती है, पिता प्यार दुलार देते हैं, उन बच्चों में विश्वास जनरेट होता है। और बच्चा जब विश्वास और अविश्वास के बीच में सामंजस्य कर लेता है, यानी तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है, जिसको क्या कहते हैं, आशा। क्या कहते हैं, आशा या होप। उसके अंदर आशा जगने लगती है कि हाँ मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, है ना। तो 2 साल की उम्र तक बच्चे चम्मच से खाना खाना, थोड़ा बहुत चलना, बाहर जाना, चीज़ पकड़ के खड़े होना, इतना सब कुछ तो सीख ही लेते हैं। तो यही पहली जो अवस्था है वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। अगर बच्चे को प्रेम दिया जाएगा, स्नेह दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, विश्वास होगा। और अगर इन चीज़ों की कमी होगी तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, अविश्वास। और जहाँ पहली अवस्था में अविश्वास जनरेट हो गया, पूरे जीवन ये अविश्वास व्यक्ति के व्यक्तित्व से हटता नहीं है। ये सिद्धांत यही कहता है कि जो ये विश्वास और अविश्वास के बीच में जब बच्चा सामंजस्य करता है और उसके बाद जो मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है, ये जितने भी गुण आप देख रहे हो 8, ये हमारे व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुण हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण इन्हीं गुणों के आधार पर होता है ना। तो पहली अवस्था में हमारे अंदर कौन सा गुण डेवलप होता है, तो वो होता है आशा। जिन बच्चों के अंदर विश्वास जनरेट हो जाता है, और विश्वास कैसे जनरेट होता है, जब उन्हें प्यार मोहब्बत से रखा जाता है, स्नेह से उनका सपोर्ट किया जाता है ना, तो बच्चों के अंदर विश्वास जनरेट होता है। और नहीं तो कैसे हो जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं। अब उनके अंदर गुण तो जनरेट होगा, क्या, होप, आशा, लेकिन हमेशा वो कैसे रहेंगे, उनके अंदर अविश्वास रहेगा। वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, इसीलिए इस उम्र को आपके जो एरिक्सन महोदय उन्होंने क्या कहा कि यहाँ बच्चे के पास द्वंद्व होता है, विश्वास और अविश्वास। यानी उसे क्या है कि जैसे वो बैठना चाह रहा है या वो चलना चाह रहा है, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी अविश्वास है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं लुढ़क ना जाऊँ, पता नहीं मैं खा पाऊँगा चम्मच से कि नहीं। अब यहाँ क्या, जब हम उनका सपोर्ट करते हैं तो उनके अंदर क्या जनरेट होता है, विश्वास जनरेट होता है। और जब बच्चा ये वो अविश्वासी था और विश्वास उसके अंदर जनरेट हो गया, तो एक मनोसामाजिक गुण उसके अंदर जनरेट होता है। इस अवस्था में वो कौन होता है, आशा। और ये मनोसामाजिक गुण जब उसके अंदर जनरेट हो जाता है, तब वो अगली अवस्था में जाता है, जहाँ ये होप जो है, आशा जो है, उसकी मदद करेगी अगली समस्या को सुलझाने के लिए। अब अगली समस्या सेकेंड स्टेज में उसके पास क्या आती है, स्वायत्ता बनाम शक या लज्जा की अवस्था। देखिए, स्वायत्ता को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि स्वायत्ता जो है वो मनोवैज्ञानिक शब्द है। स्वतंत्रता हम लोग हिंदी में सरल हमको दिखता है, तो दोनों पढ़ना है, स्वायत्ता बनाम शक या लज्जा। अब बच्चा यहाँ पे स्वयं कार्य करना चाहता है, यानी स्वतंत्रता से कार्य करना चाहता है। इसी अवस्था में बच्चों को, ये एज क्या है, 2 से 3 वर्ष है, बच्चों को सूसू और पॉटी की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पॉट में बैठाना सिखाया जाता है, स्वयं करना सिखाया जाता है। कि बच्चे से सामान हम लोग मंगवाते हैं कि ये चीज़ ले आओ, कहाँ रखी, वो चीज़ ले आओ, कहाँ रखी, ये कपड़ा अपना उधर रख दो, ये बर्तन अपना उधर रख दो, छोटे बच्चों को, है ना। तो क्या है, स्वायत्ता, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा उनके अंदर होती है। और इसी अवस्था में अगर उनको हम लोग डांट देते, वो कहते मम्मा मैं पानी पी लूँ,
मैं खाना स्वयं खा लूँ, मैं कपड़े खुद पहन लूँ। उसे भले ही पहनना नहीं आता, एक टांग कहीं डाल रहा, एक टांग कहीं डाल रहा, लेकिन करने का प्रयास तो कर रहा है। और अगर ऐसी अवस्था में हम उसको चिल्ला देंगे, अरे हटो तुम नहीं कर पाओगे, लाओ मैं खाना खिला दूँगी, मैं पानी पिला दूँगी, मैं जूस पिला दूँगी, मैं दूध पिला दूँगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, शक हो जाएगा अपने ऊपर कि इसका मतलब क्या मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं कर सकता हूँ, है ना। या अपने आप में शर्म आने लगेगी कि मुझे तो बताओ खाना नहीं आता, मुझे पहनना नहीं आता, मुझे पीना नहीं आता, मुझे बैठना नहीं आता, इसीलिए तो मम्मा कराती है। स्टेज है वो स्वायत्ता बनाम शक या लज्जा की अवस्था है। और बच्चा जब इस क्राइसिस से बाहर निकलता है, इस द्वंद्व से बाहर निकलता है, यानी हर अवस्था में उसके सामने एक द्वंद्व होता है कि वो स्वतंत्र रहे या वो दूसरे पर डिपेंड रहे। और जब वो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण का, स्वयं वो स्वतंत्र है नहीं, कोई अपना निर्णय नहीं जीवन में ले पाते हैं, है ना। तो वही ये सिद्धांत कह रहा कि बच्चे को स्वयं समाज में डेवलप होने दीजिए। आपको क्या करना है, एज ए माता पिता उसका सहयोग करना है। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध की अवस्था। पहल मतलब अन्वेषण प्रवृत्ति। बच्चा हर काम जो है वो अब अपना दिमाग भी दौड़ाने लगा है कि ये का अगर पापा ऑफिस जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, मम्मा घर पे है तो क्यों है, मम्मा बाहर जा रही तो क्यों जा रही है ना। तो अन्वेषण प्रवृत्ति जनरेट हो गई है और पहल हर कार्य को स्वयं करने के लिए बच्चा प्रेरित हो रहा है कि लो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये करूँ, मैं अपना होमवर्क कर लूँ या मैं अपने कपड़े पहन लूँ, इस टाइप से। तो पहल, बच्चा पहल करता है और ऐसी स्टेज में अगर हम उसको डांट देते हैं, ठीक है, और उसको नहीं करने देते हैं तो उसे अपराध का बोध होता है। क्या होता है, अपराध का बोध होने लगता है। और बच्चा जब ये पहल और अपराध के बीच में सामंजस्य करता है या हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स उसका सहयोग करते हैं, तब वो ये पहल बनाम अपराध की स्टेज से बाहर निकलता है और उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब वो अपने जीवन में उद्देश्यों का निर्धारण, जैसे छोटे बच्चों से आप लोग पूछो कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, उन्हें सेंस नहीं पता है, नहीं मैं तो पुलिस वाला बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो पापा की तरह के ऑफिस जाऊंगा, या मैं तो अपनी मम्मा के साथ रहूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। यानी बच्चे जो हैं अपना उद्देश्य निर्धारण करने लगते हैं कि हमें सुबह उठ के क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या इच्छाएं बताने लगते हैं कि हमें क्या खाना है, कौन क्या पहनना है, ठीक है। अगला है चौथी जो अवस्था है वो है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। अब देखिए महत्वपूर्ण ये है कि परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, एज क्या है, 6 से 12 वर्ष, और अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। यानी अब यहाँ पर क्या है, बच्चा विद्यालय जाने लगा है। कहाँ जाने लगा है, विद्यालय जाने लगा है, ठीक है। अब यहाँ रोल किसका होगा, टीचर का होगा। परिश्रम यानी बच्चा उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत करना चाहता है। जब वो विद्यालय जाता, शुरुआत में कैसे उसका हाथ पकड़ पकड़ के मैडम कार्य कराती हैं, धीरे धीरे सब उस वर्णों को जोड़ना, फिर शब्दों को जोड़ना, फिर वाक्यों को जोड़ना, बच्चा मेहनत करता है हर चीज़ को सीख। जितना टीचर मेहनत कर रहा उतना ही बच्चा मेहनत करता है, साथ में क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। अब अगर टीचर डांट देती, हटो तुम्हें नहीं आएगा, तुम नहीं कर पाओगे, राइटिंग बहुत गंदी है, तो उसके अंदर हीनता जनरेट होने लगती है। और हर स्टेज में, चाहे अविश्वास हो, चाहे शक या लज्जा हो, चाहे अपराध हो, चाहे हीनता हो, ये कैसे गुण हैं, निगेटिव हैं। कैसे हैं, निगेटिव। और इधर वाले ये विश्वास, स्वतंत्रता, पहल, परिश्रम, पहचान, घनिष्ठता, ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब जिस तरीके से का बच्चा, अगर उसके अंदर विश्वास जनरेट होगा तो पॉजिटिविटी होगी उसके अंदर, उसका व्यक्तित्व तो आगे जाके कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, हर चीज़ों को पॉजिटिव लेगा। उस दिन मैंने बताया था कि हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हम अगर सकारात्मक हैं तो चीज़ों को जल्दी हल कर लेते हैं और जीवन में सफल होते हैं, और अगर हम नकारात्मक हैं तो हम चीज़ों को हल नहीं कर पाते, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण ये होता है कि आपको सफल नहीं होने देता है ना। तो अगर ये जो दिए हैं विश्वास, स्वायत्ता, पहल, परिश्रम, पहचान, इन गुणों का विकास बच्चे के अंदर होगा तो वो कैसा होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण का होगा। और अगर अविश्वास जनरेट हो गया, उसको अपने ऊपर शक होने लगा कि मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, या अपराध, आप उसने कोई कार्य किया और आपने इसको डांट दिया। भाई देखो एक चीज़ होती है कि अब ये मार्कर है, तो ये जो बच्चा है, तीसरी जो अवस्था है पहल बनाम अपराध की अवस्था, अन्वेषण प्रवृत्ति है, वो इसको तोड़ देगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये जो
कैप है ये कैसे बनी है, कैसे लगेगी, आगे लगेगी, पीछे लगेगी, कहाँ लगेगी, ये खुलेगा कैसे, इसके अंदर क्या है, सब तोड़ देगा, क्योंकि वो जानना चाहता है ये बना कैसे है। अब वो तो जानने के लिए कर रहा है, उसने तोड़ दिया, अब पता लगा हमने एज ए मदर क्या किया, ठोंक दिया उसको, तो उसे अपराध का बोध होने लगा कि अरे क्या हमने गलती कर दी इसलिए मैं मारा, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर वो आगे से करेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे, समझ रहे हैं। तो अपराध का अगर बोध होगा तो धीरे धीरे व्यक्तित्व तो कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। और अगर पहल करेगा, आप उसका तारीफ करेंगी तो व्यक्तित्व तो कैसा बनेगा, सकारात्मक बनेगा। तो हर अवस्था में एक सकारात्मक पहलू है, एक नकारात्मक पहलू है। जब बच्चा ये सकारात्मक और नकारात्मक पहलू में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, इस द्वंद्व से बाहर निकल आता है, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, जैसे तृतीय अवस्था में उद्देश्य का हुआ। चतुर्थ अवस्था परिश्रम, यानी बच्चा विद्यालय में जाके मेहनत करता है, प्रोजेक्ट को पूरा करता है, हर कार्य करता है, और उसके अगर बदले में उसको डांटा जाएगा तो उसके अंदर कैसा गुण जनरेट होगा, हीनता का, जो कैसा है, नकारात्मक है। तो बच्चे के अंदर नकारात्मक गुण नहीं जनरेट होने देना है, समझ रहे हैं। तो क्या है, जब परिश्रम बनाम हीनता में बच्चा सामंजस्य स्थापित कर लेगा, इस द्वंद्व से वो बाहर निकल आएगा, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा। वो क्या होगा, सामर्थ्य या योग्यता, कि हाँ मैं कार्य कर सकता हूँ। जैसे उसने दो वर्णों को जोड़ना सीख लिया और एज ए टीचर हमने उसकी तारीफ की कि आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, शब्दों को जोड़ना सीख लिया, वाक्यों को जोड़ना सीख लिया, और हम उसका सपोर्ट करते गए, तो उसके अंदर क्या है, मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है। कौन सा, योग्यता, कि हाँ मैं कार्य कर सकता हूँ। पॉजिटिव सकारात्मक उसका व्यक्तित्व बनेगा, ठीक है। तो कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा, योग्यता। अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। अगली स्टेज है पहचान बनाम भूमिका की अवस्था। कौन सी है, पांचवी स्टेज है। कौन ये स्टेज है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है याद करना, समझना है, इसको अच्छे से समझिए, सेंस समझिए कि पहली अवस्था किस आयु की है, आयु क्या है, और अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था है। फिर उत्तर शैशवावस्था कौन सी है ना, बाल्यावस्था कौन सी है, किशोरावस्था कौन सी है, युवावस्था कौन है, प्रौढ़ावस्था कौन है, और वृद्धावस्था कौन है। एज के अकॉर्डिंग देखते जाइए। और उसके बाद ये जो दो कंडीशन दी, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, हमेशा उसके पास एक सकारात्मक पक्ष आता है, एक नकारात्मक, हर अवस्था में एक सकारात्मक एक नकारात्मक पक्ष आ रहा है। और बच्चा जितना ज़्यादा सकारात्मक होगा उतना ही उसका मनोसामाजिक गुण जो है वो ज़्यादा उसके अंदर डेवलप होगा, यानी उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, सकारात्मक होगा, ठीक है। और वो आगे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेगा। जो बच्चे आगे, देखिए हम लोग एक क्लास में पढ़ाते हैं और उस क्लास में 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। जब हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं उनको या कोई असाइनमेंट देते हैं उनको पूरा करने के लिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूसरे से कहते हैं तुम जब कर लेना मुझे दिखा देना, कुछ स्वयं कर लेते हैं। तो स्वयं करने वाले वही होते हैं जिनका शुरू से दृष्टिकोण कैसा होता है, सकारात्मक होता है। जब सकारात्मक होता है तो ये जो मनोसामाजिक गुण उसके अंदर जनरेट होते हैं, ये उसे और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हर जगह एक सकारात्मक एक नकारात्मक, हर अवस्था में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू उसके पास होता है। दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। जैसा माहौल बनता है उसी हिसाब का दृष्टिकोण उसका विकसित होता है, उसी हिसाब से वो कार्य करता है और आगे उसे एक मनोसामाजिक गुण प्राप्त होता है। तो जो चौथी अवस्था हम लोगों ने समझ ली। पांचवी अवस्था है पहचान बनाम भूमिका की अवस्था। एज क्या है, 12 से 18 वर्ष, और ये 12 से 18 वर्ष क्या है, किशोरावस्था है। क्या है, किशोरावस्था। मैंने किशोरावस्था क्लास में जब पढ़ाया था तो बताया था कि पहचान बनाम भूमिका, बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है, घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में अपनी भूमिका निर्धारित करना चाहता है कि उसका रोल क्या है। भूमिका मतलब क्या है, रोल क्या है, यानी मैं हूँ, कहीं कोई कार्य किया जाए तो मुझे पूछा जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ हमारा कहीं कोई रोल है। दूसरा पहचान बनाम भूमिका की एज है 12 से 18 वर्ष। और जब बच्चा इस क्राइसिस से बाहर निकलता है, इस द्वंद्व से बाहर निकलेगा, है ना, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्तव्य परायणता। क्या बोलते हैं, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता क्या होता है, वो अपने कर्तव्यों को समझेगा कि परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, अपने मित्रों के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य परायणता का गुण उसके अंदर जनरेट होता है। एज क्या होती है, किशोरावस्था। सातवीं अवस्था है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता की आवश्यकता।
एज क्या है 35 से 60 वर्ष, नहीं सॉरी, छठी अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। कौन सी है? घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। अब बच्चा घनिष्ठ होना चाहता है किसी के साथ, घुलना मिलना चाहता है, चाहे वो मित्र हो चाहे उनकी प्रेमिका हो, इसलिए विवाह की उम्र यही बताई गई है 18 से 35 वर्ष। यहाँ या तो वो इतना ज़्यादा घनिष्ठ हो जाएगा और या तो बिल्कुल ब्रेकअप ही हो जाएगा, अलगाव ही हो जाता है। इसलिए यहाँ इस अवस्था में, छठी अवस्था में कार्यकाल है 18 से 35 वर्ष। यहाँ जो रिश्ते बनेंगे, या तो वो जो रिश्ते बनेंगे वो बलिष्ठ होंगे और मजबूत होंगे, जो आगे निभाए जा सकेंगे, और या तो फिर ब्रेकअप ही हो जाएगा उनमें, चाहे वो महिला मित्र हो चाहे वो पुरुष मित्र हो। अगर महिला मित्र से प्रेम होगा तो भी घनिष्ठ होगा, है ना, मजबूत होगा, या पुरुष मित्र से अगर प्रेम हो, यहाँ जो मित्र बनेंगे अब वो मित्र स्थायी बन जाएंगे जीवन पर्यंत के लिए। शैशवावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक मित्र जो है हमारे बदलते रहते हैं। विद्यालय चेंज किया मित्र बदल गए, क्लास चेंज किया मित्र बदल गए। लेकिन अब यहाँ पे जो छठी स्टेज है घनिष्ठता बनाम अलगाव की, या तो यहाँ पे व्यक्ति इतना घनिष्ठ हो जाएगा चाहे महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, और या तो फिर उससे ब्रेकअप ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है अब सही निर्णय लेने के योग हो चुका है वो। तो एज क्या रखी गई है 18 से 35 वर्ष। और कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है? तो प्रेम, ठीक है। अवस्था कौन सी है? युवा अवस्था। 7वीं अवस्था है, अब देखो यहाँ शादी भी हो गई छठी अवस्था में। अब 7वीं अवस्था में क्या होगा? यहाँ तक की जो 6 अवस्थाएं हैं, यहाँ बच्चा जो है वो स्वयं के लिए जीता है। किसके लिए? स्वयं के लिए, क्योंकि अभी तक वो अकेला है। अब यहाँ से जब विवाह हो जाएगा तो परिवार चलेगा। अब जो 7वीं अवस्था है वो क्या है? सृजनात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था या निष्क्रियता की अवस्था। यहाँ हम उत्पादकता भी कह सकते हैं। अब बच्चा अब हमारा क्या हो गया? परिवार हो गया। अब परिवार जब हो गया तो हम अब कुछ सृजन करना चाहते हैं, चाहे फिर हमें जॉब मिली हो या हम कोई व्यवसाय करना चाहें, अपने आप को मजबूत करेंगे और अपने बच्चों के लिए आगे कुछ सृजन, कुछ नया निर्माण करेंगे, कुछ नया उत्पादन करेंगे, ताकि हमारे साथ उनका जीवन भी, हमारी संतानें जो होंगी उनका जीवन भी सुखी रहे। तो हम यहाँ पे हम नए नए ट्रायल करते रहते हैं, कौन सा व्यवसाय करें, क्या ना करें, ठीक है। और अगर उस व्यवसाय में हम सफल होते हैं तो हम स्थिर हो गए, और अगर उस व्यवसाय में हम सफल नहीं हो पाए तो हम कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हम निष्क्रिय हो जाते हैं कि यार हमसे व्यवसाय होगा नहीं, नौकरी अब हमें मिलेगी नहीं, व्यवसाय हमसे होगा नहीं। तो हो सकता है ये अवधि ऐसी भी हो जाए कि जिसमें व्यक्ति काफ़ी क्राइसिस से जूझता है कि अब हम करें तो करें क्या। और जब इन दोनों में, सृजनात्मकता में और निष्क्रियता में, जब वो बैलेंस कर लेता है तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं देखभाल, केयर। कौन सा होता है? देखभाल। क्योंकि अब इस अवस्था में जो कैंडिडेट है वो अपने फैमिली यानी अपने बच्चों, अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति डिवोटिव होता है और उनकी केयर करना चाहता है। अब यहाँ जो कार्य करेगा, जो बिजनेस करेगा, जो व्यवसाय करेगा, जो जॉब करेगा, वो किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए, है ना, उनकी देखभाल करने के लिए। अवस्था कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। 8वीं है अवस्था जो है ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था, या संपूर्णता बनाम निराशा कहें या हताशा कहें, बात एक ही है। अगर अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है, एज क्या हो चुकी है? 60 से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ संपूर्णता यानी वो अपने पूरे जीवन को देखता है। अगर उसने अपना जीवन जो है वो ईमानदारी से जिया है, अपने कुछ नियमों के आधार पर जिया है, जीवन में कुछ मूल्य, कुछ नियम बनाए हैं, उनके आधार पर जीवन जिया है, तो उसके अंदर संपूर्णता आती है कि हाँ यार मैंने अपने जीवन में सब कर लिया। और इसके विपरीत अगर उसने दूसरों का धन हड़प के, छीना झपटी करके, दूसरों को परेशान करके ऐसे अपना जीवन जिया है, तो अब उसके अंदर क्या होती है? निराशा। क्योंकि जो धन संपत्ति उसने अर्जित की है वो तो बेटे बेटियों ने बांट ली, बुराई किसने ली? पेरेंट्स ने ली। अब यहाँ उन्हें निराशा होती कि यार हमने क्यों किसी को परेशान किया, अगर ना किया होता तो आज अपना जीवन हमारा कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर जो मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा वो कौन सा होता है? परिपक्वता। कौन सा? अब उसकी जो सोच हो गई वो कैसी हो गई है? परिपक्व हो गई है। अब उसे अच्छे और बुरे में अंतर स्पष्ट होने लगा है, जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान हो गया है कि जब मेरे साथ कुछ जाना नहीं था तो मैंने दूसरे को क्यों परेशान किया, है ना। तो
आठवीं अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा या हताशा की अवस्था। एज है 60 से ऊपर। और कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होगा, तो परिपक्वता। और अवस्था कौन सी है, वृद्धावस्था है। ये 8 स्टेजें बताई हैं इरिक एरिक्सन महोदय ने। और आपको ये सारी 8 स्टेजें याद करना है कि कौन सी अवस्था है और कार्यकाल कितना है और उसमें कौन सा मनोसामाजिक गुण जनरेट होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो थ्योरी है वो आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।